नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। टोक्यो ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह आज शाम 4:30 बजे। हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह और मुक्केबाज मैरी कॉम भारत के ध्वजवाहक होंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए नेशनल स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ने प्रसारण के लिए पूरी तैयारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को तेज बारिश और बाढ़ की स्थिति में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश में कोविड टीकाकरण ने 42 करोड़ का आंकड़ा पार किया। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.35% हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव के विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद से आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,322 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत किस्म के इस्पात उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति दी। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 165वीं जयंती के अवसर पर आज फिल्म प्रभाग 22 मिनट के एक वृत्त चित्र का प्रसारण करेगा। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं लवली निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। 32वीं ओलंपिक खेलों का उद्घाटन आज जापान की राजधानी टोक्यो में पारंपरिक और औपचारिक रूप से किया जाएगा। भारतीय समय के अनुसार यह उद्घाटन समारोह शाम 4:30 से शुरू होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य समारोह टोक्यो में नवनिर्मित नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। दिलों में है और रगों में जोश है। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक खेलों का शुभ आरंभ आज शाम 4:30 बजे टोक्यो में नवनिर्मित नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस उद्घाटन समारोह का आयोजन कोविड महामारी के कारण सादगी के साथ किया जा रहा है। इस समारोह में जापान के सौंदर्य और संस्कृति को दर्शाया जाएगा। कोविड को ध्यान में रखते हुए समारोह में 950 लोग ही हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें खिलाड़ियों और अधिकारियों के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित नेशनल स्टेडियम घोंसले के आकार का है और इसमें 68,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। कोविड महामारी के कारण ये समारोह और खेल स्पर्धाएं बिना दर्शकों के आयोजित की जा रही हैं। इस बार ओलंपिक में 42 खेल स्थानों पर 33 खेल स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें 206 देशों के 11,000 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था सुख सुविधाओं से सुसज्जित टोक्यो खेल गांव में की गई है, जिसमें 21 आवासीय टावर बनाए गए हैं और इनमें 26,000 से ज्यादा बिस्तरों की व्यवस्था है। इस बार के ओलंपिक खेलों में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है और ये ओलंपिक के इतिहास में पहली बार होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित ईंधन का इस्तेमाल नहीं होगा। टोक्यो में खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पदकों की विशेषता ये है कि इन्हें लगभग 6,000 से ज्यादा पुराने मोबाइल फोन्स को रिसाइकिल कर तैयार किया गया है। खेलों के इस महाकुंभ में भारत के 127 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें 71 पुरुष और 56 महिलाएं शामिल हैं। भारत की ओर से 6 बार की विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज MC मेरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। समारोह में भारत के 20 खिलाड़ी और 6 अधिकारी शामिल होंगे। इस बार टोक्यो में 4 नए खेलों को शामिल किया जा रहा है, जिनमें स्केटबोर्ड,
सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे हैं। ओलंपिक खेलों का समापन समारोह 8 अगस्त को नेशनल स्टेडियम से ही होगा। पूरे देश की शुभकामनाएं भारतीय एथलीट्स के साथ हैं और उम्मीद है कि वो अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से देश के लिए पदक पक्का करेंगे। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए उद्घाटन समारोह के दौरान उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए चीयर फॉर इंडिया अभियान के अंतर्गत ओलंपिक में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए देशभर के पूर्व एथलीट और अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित सभी क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा था, एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं खेल के मैदान में उतरने से पहले आप सभी के लिए देश का आशीर्वाद है। मैं भी अपनी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण करेंगे। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर ओलंपिक से संबंधित प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित होंगे। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर प्रतिदिन सवेरे 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण होगा। ओलंपिक पर प्रसारित कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी प्रमुख केंद्रों से किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। टोक्यो ओलंपिक में विश्व की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी व्यक्तिगत महिला रैंकिंग राउंड में 9वें स्थान पर रहीं। दीपिका ने कुल 663 अंक हासिल किए। प्रतियोगिता में दक्षिण कोरिया की एन सेन 680 अंक लेकर पहले स्थान पर रहीं। आज ही सुबह 9:30 बजे से तीरंदाजी के पुरुष व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड होंगे, जिसमें भारत के अतानु दास, प्रवीण जाधव और तरुणदीप राय अपनी दावेदारी पेश करेंगे। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी खेल गतिविधियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं और भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ भारत में बने खेल उपकरण भी इन प्रतियोगिताओं में नजर आएंगे। ओलंपिक खेलों के कई स्टेडियमों में मेड इन इंडिया का जलवा पहले से ही नजर आ रहा है और आगे भी कई स्पर्धाओं में भारत में बने खेल उपकरण नजर आएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उत्तर प्रदेश की खेल नगरी कहे जाने वाले मेरठ शहर से कई एथलीट इस बार टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं, जहां एक और ये एथलीट अपनी कामयाबी के लिए आने वाले दिनों में जोरदार मुकाबला करेंगे, वहीं मेरठ शहर के बने खेल उपकरण भी ओलंपिक खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं में नजर आएंगे। ओलंपिक की शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रो प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के लिए साजो सामान मुहैया कराने वाली 3 कंपनियां मेरठ से ही हैं। ऐसी ही एक कंपनी नेल्को इंडिया के अंबर आनंद ने आकाशवाणी को बताया, एक ही कॉरपोरेशन को लेकर सारे कॉमर्शियल कार्यक्रम चलाए जाए। तो लीड को, जिसमें कि शेयर कैपिटल अनाउंस्ड है 25 करोड़, इस दिशा में सहायता करेगी। इन कंपनियों से जुड़े लोगों की इच्छा है कि भारतीय खिलाड़ी भी उनके सामान का इस्तेमाल करें और देश के लिए मेडल जीतें। खेल के सामान बनाने वाली भल्ला इंटरनेशनल कंपनी के आशुतोष भल्ला ने कहा, ये सामान मेक इन इंडिया अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से तैयार किए जा रहे हैं और देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। मेरठ में संगीता श्रीवास्तव के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज में देश के कोने कोने से श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। तिरुवनंतपुरम केरल के मोहम्मद शमीम एस आकाशवाणी क्विज के विजेता बने हैं। शमीम को आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना,
लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत कर राज्य के विभिन्न भागों में तेज वर्षा और बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले के चिपलून और खेड़ तथा रायगढ़ जिले के महाद में भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 18, तटरक्षक बल के 2 और कई स्थानीय दल राहत तथा बचाव कार्यों के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में तैनात हैं। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में तेज वर्षा होने के बाद बिहार के मधुबनी, सीतामढ़ी और दरभंगा जिलों में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। बागमती, कमला बालान और गंडक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। भोजन की व्यवस्था की गई है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ संरक्षण कार्यों की समीक्षा की। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। टोक्यो ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह आज शाम 4:30 बजे। भारतीय हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह और मुक्केबाज मैरी कॉम भारत की ध्वजवाहक होंगी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए नेशनल स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ने प्रसारण के लिए पूरी तैयारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को तेज वर्षा और बाढ़ की स्थिति में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश में कोविड टीकाकरण ने 42 करोड़ का आंकड़ा पार किया। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.35% हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव के विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद से आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,322 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत किस्म के इस्पात उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को भी स्वीकृति दी। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 165वीं जयंती के अवसर पर आज फिल्म प्रभाग 22 मिनट के एक वृत्त चित्र का प्रसारण करेगा। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। देश में कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 42 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 48,86,000 वैक्सीन डोज दी गई। कल 18 से 44 वर्ष आयु समूह में 23 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली और 2 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई है। मध्य प्रदेश ने कोविड टीकाकरण के मामले में एक बार फिर देश में पहला स्थान हासिल किया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि व्यापक टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्य में 10,45,661 लोगों का टीकाकरण किया गया। प्रदेश के 2 जिलों इंदौर में सबसे अधिक 72,000, वहीं उज्जैन में 42,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच गर्भवती महिलाओं के लिए आज से शुरू हो रहे विशेष टीकाकरण अभियान में सभी मेडिकल कॉलेजों, सभी जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण केंद्रों पर अतिरिक्त टीकाकरण कक्ष और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया है कि टीकाकरण का गर्भ में बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण मौके पर ही किया जाएगा। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
गुजरात सरकार ने वाणिज्यिक गतिविधियों में लगे सभी लोगों से कहा है कि वे 31 जुलाई से पहले कोविड रोधी टीके लगवाएं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। कल हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने वाणिज्य, व्यापार और व्यवसाय से जुड़ी सभी लोगों के लिए 31 जुलाई से पहले टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा है कि इसके लिए आने वाले रविवार को राज्य के सभी 1800 टीका केंद्रों पर विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। श्री पटेल ने कहा कि वर्तमान टीकाकरण अभियान के तहत प्रतिदिन 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड के टीके लगवाए जा रहे हैं। राज्य में कल तक 2 करोड़ 31 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। इस बीच पिछले 24 घंटों में राज्य में कोविड के 34 नए मामले दर्ज हुए, जबकि कल कोविड के कारण एक भी मौत दर्ज नहीं हुई। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। गुजरात में 9वीं से 11वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल 26 जुलाई से 50% बैठने की क्षमता के साथ खुल जाएंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ये फैसला लिया। स्कूलों को मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे कोविड संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने 2 अगस्त से सभी स्कूल खोलने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। कक्षा में 20 से अधिक विद्यार्थियों को अनुमति नहीं होगी। तमिलनाडु में कल कोविड के 1872 नए रोगी सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 29 लोगों की कोविड से जान गई और 26,158 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। मुंबई में इस समय कोविड से स्वस्थ होने की दर 97% है, जबकि संक्रमण दर घटकर 0.06% हो गई है। कल 502 कोविड मरीज स्वस्थ हुए और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। स्वस्थ मरीजों की संख्या 7,98,716 हो गई है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोविड के 793 नए रोगियों का पता चला। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 15,18,000 हो गई है। पश्चिम बंगाल में कोविड प्रतिबंध कुछ रियायतों के साथ 30 जुलाई तक लागू हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में मालदीव के विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद से वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला आज ब्रिटेन की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश सचिव इस दौरान ब्रिटेन के विदेश सचिव से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों की विस्तृत समीक्षा करेंगे। बातचीत में 2030 की कार्य योजना लागू करने पर विशेष बल दिया जाएगा। ये परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में उन्नत किस्म के इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में इस किस्म के इस्पात बनाने वाली कोई भी कंपनी इस योजना का लाभ ले सकती है। स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत लाकर इसको 6,322 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इससे मैन्युफैक्चरिंग को बल मिलेगा, आयात कम होंगे, 5,25,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, 68,000 सीधे तौर पर होंगे। और यही नहीं, जहां इंपोर्ट कम होने के साथ साथ एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग को भी इससे बल मिलेगा। कुल मिलाकर 39,625 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा। किसी भी एक कंपनी समूह के लिए एक वर्ष में 200 करोड़ रुपए से अधिक इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा और लगभग अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का इसमें उत्पादन हो पाएगा। न केवल इससे देश की आपूर्ति होगी बल्कि निर्यात करने के भी अवसर मिलेंगे। मंत्रिमंडल ने लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का वायदा किया था। श्री ठाकुर ने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी और इसकी स्थापना से जहां एक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास होगा, क्षेत्र में बौद्धिक विकास को सहायता मिलेगी और इसके साथ साथ लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना से उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, छात्रों को शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी
एक मॉडल का कार्य करेगी। वहां उच्च शिक्षा की क्वालिटी में सुधार होगा। इससे लद्दाख क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में भी सहायता मिलेगी। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। वर्ष 1927 में आज ही के दिन देश में पहली बार बम्बई स्टेशन से रेडियो पर प्रसारण किया गया था। देश की लगभग पूरी आबादी और 99% से अधिक क्षेत्र तक आकाशवाणी की पहुंच है। आकाशवाणी ने इन दशकों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें कई भाषाओं में प्रसारण और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता जैसी श्रेणियों में सेवाएं शामिल हैं। इससे आकाशवाणी विश्व में सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक बन गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पिछले 9 दशकों में रेडियो ने देश में कई मील के पत्थर पार किए हैं। 1927 से रेडियो भारतीय जीवन का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा रहा है। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस आकाशवाणी बना। इसके बाद से लेकर आज तक आकाशवाणी को दुनिया के प्रमुख प्रसारण संगठनों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। आकाशवाणी का ही समाचार सेवा प्रभाग भारत और विदेशों में श्रोताओं को समाचार और नए विचारों से अवगत कराता रहा है। आकाशवाणी प्रारंभ से ही जनता को सही, सटीक और समुचित जानकारी देने, शिक्षित करने और मनोरंजन करने का भी काम कर रहा है। इन प्रयासों के माध्यम से आकाशवाणी ने सदैव ही अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को चरितार्थ किया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर फिल्म प्रभाग विश्राम बेडेकर द्वारा निर्देशित 22 मिनट के एक वृत्त चित्र का प्रसारण कर रहा है। इसे फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। लोकमान्य तिलक नाम की ये डॉक्यूमेंट्री लोकमान्य तिलक के जीवन की उल्लेखनीय उपलब्धियों को रेखांकित करती है। वृत्त चित्र में लोकमान्य तिलक के व्यक्तित्व को विद्यार्थी, शिक्षाविद, गणितज्ञ और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लोकसभा में आज फ्रैक्चर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पर विचार होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन फैक्टर विनियमन अधिनियम 2011 में संशोधन के लिए विधेयक पेश करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस भी लोकसभा में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, उद्यमिता और प्रबंधन बिल 2021 विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। तापमान 25 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और भारी वर्षा की उम्मीद है। चेन्नई में हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 25 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ वर्षा हो सकती है। तापमान 28 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। श्रीनगर में आसमान साफ रहने और दोपहर या शाम को आंशिक बादल छाए रहने की उम्मीद है। जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर या रात में पूरी तरह बादल छाए रहने की संभावना है। लेह में तापमान 12 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। गिलगित में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 16 और 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गुवाहाटी में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इम्फाल में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। शिलांग में भी तापमान 18 और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। आइजॉल में तापमान 19 और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज खेला जाएगा। ये मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में दिन में 3 बजे से शुरू होगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से आगे है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल रात उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में सोपोर क्षेत्र के गांव वारपोरा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। ताजा समाचार मिलने तक क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी था। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने की घोषणा के 2 वर्ष पूरे होने से एक पखवाड़े पहले केंद्र ने
इस क्षेत्र के लिए 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने और लद्दाख के लिए एकीकृत बहुउद्देशीय ढांचागत विकास निगम बनाने की मंजूरी दे दी है। आयकर विभाग ने इन आरोपों का खंडन किया है कि कल कुछ प्रकाशन कार्यालयों पर छापे के दौरान उसके अधिकारी कुछ खबरें बदलने का सुझाव दे रहे थे और संपादकीय के बारे में फैसले ले रहे थे। आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा है कि ये आरोप पूरी तरह असत्य हैं। जांच दल ने आयकर विभाग के मानकों को ध्यान में रखते हुए केवल कर चोरी से संबंधित प्रकाशन समूहों के वित्तीय लेन-देन की जांच की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। और प्रियंका, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक के आज से शुरू होने की खबर सभी अखबारों ने विस्तार से दी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, कोरोना काल में नई राह दिखाएगा टोक्यो, आज से जलेगी उम्मीदों की लौ। पंजाब केसरी की सुर्खी है, आशा की किरण लेकर आएगा खेलों का महासमर। राजस्थान पत्रिका कहता है, आज उठेगा खेल महाकुंभ का पर्दा, 17 दिन भारत के 127 खिलाड़ियों की आजमाइश, पदकों पर टिकी नजरें। विभिन्न मुद्दों पर संसद में विपक्ष के हंगामे को भी अखबारों ने अलग अलग शीर्षक से दिया है। दैनिक जागरण कहता है, संसद के घमासान में टूटी मर्यादा। अमर उजाला ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव के इस वक्तव्य को दिया है कि विपक्ष का मकसद भारतीय लोकतंत्र और संस्थाओं की छवि बिगाड़ना है। हरिभूमि लिखता है, संसद को राजनीति का अखाड़ा न बनने दें और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष इस बात का ध्यान रखें कि संसद में देश हित में फैसले हों। लोक सत्य ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने उनके इस बयान को दिया है कि मालदीव की जरूरत के समय मदद में आगे रहा है भारत। भारतीय रिजर्व बैंक जल्दी ही जारी कर सकता है डिजिटल करेंसी, अमर उजाला की खबर है। पत्र आगे लिखता है कि पायलट आधार पर थोक और खुदरा क्षेत्रों में पेश किए जाने की प्रक्रिया में है। राष्ट्रीय सहारा ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के इन शब्दों को प्रमुखता से दिया है कि हर दिन बन रहा 37 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग। लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने के सरकार के फैसले को हरिभूमि ने दिया है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। मुंबई पुलिस द्वारा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह और 5 अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की खबर हिन्दुस्तान सहित अधिकतर अखबारों में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह आज शाम 4:30 बजे। भारतीय हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह और मुक्केबाज मैरी कॉम भारत के ध्वजवाहक होंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए नेशनल स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ने प्रसारण के लिए पूरी तैयारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को तेज बारिश और बाढ़ की स्थिति में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश में कोविड टीकाकरण ने 42 करोड़ का आंकड़ा पार किया। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.35% हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव के विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद से आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,322 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत किस्म के इस्पात उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति दी। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 165वीं जयंती के अवसर पर आज फिल्म प्रभाग 22 मिनट के एक वृत्त चित्र का प्रसारण करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।